हेलो बच्चों। तो कैसा हुआ आज का पेपर आप लोगों का? आई होप काफ़ी हद तक कर पाए होंगे और देकर अच्छा भी लगा होगा। कुछ बच्चों को परेशानी भी हुई होगी, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपका वीक पॉइंट कहाँ है, आपको कितना मेहनत करने की ज़रूरत है ना। अभी एग्ज़ाम में समय है, थोड़ा बहुत जो कमी है, कसर है, उसको हम लोगों को इम्प्रूव करना है, ठीक करना है। मैं आपके साथ एकदम खड़ा हूँ, ठीक है। चलिए तो देखते हैं आज के टेस्ट में क्या क्वेश्चन था और उसको कैसे अप्रोच करना था, कैसे उसको अटेम्प्ट लेना था, कहाँ हम लोग गलती किए हैं या ठीक किए हैं, आगे से ये गलती ना दोहराएं, इसका ध्यान रखना है। चलिए तो सबसे पहला सवाल है डिफाइन वेपर प्रेशर। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो लिख नहीं पाते हैं। डिफाइन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, ये सॉल्यूशन चैप्टर के अंतर्गत रॉल्ट्स लॉ का क्वेश्चन है। रॉल्ट्स लॉ के समय का क्वेश्चन है। वेपर प्रेशर क्या होता है, तो इसका जवाब क्या लिखना है भाई? वेपर प्रेशर, इसका आंसर क्या होगा? द प्रेशर एक्सर्टेड, एक्सर्टेड मतलब आरोपित करना, लगाना। द प्रेशर एक्सर्टेड, द प्रेशर एक्सर्टेड, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय, द प्रेशर एक्सर्टेड by the vapor, by the vapor above the liquid surface, above the liquid surface, लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट करता है, लिक्विड के सतह के ऊपर जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर अबव द लिक्विड सरफेस एट इक्विलिब्रियम विथ, at equilibrium with liquid at given temperature, at given temperature is called vapor pressure, is called vapor pressure। उसी को वेपर प्रेशर कहा जाता है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर अबव द लिक्विड सरफेस, ये जो आपके पास कोई कंटेनर है और इसमें आपके पास लिक्विड रखा हुआ है और इस लिक्विड के सतह के ऊपर जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, यहाँ पर जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है सरफेस पर, लिक्विड के सरफेस पर जो वेपर जो बन रहा है और ये वेपर लिक्विड पर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, वेपर ये जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, इसी को कहते हैं वेपर प्रेशर। कब? यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर जो गैस है यानी कि जो वेपर है ना, और यहाँ पर जो लिक्विड है, जो क्या है, लिक्विड है यानी कि वाटर जो है, या कोई भी लिक्विड है या वाटर जो है, ये दोनों किस स्टेज में है? इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। गैस फेज और लिक्विड फेज इक्विलिब्रियम में है, और जो गैस है, जो वेपर है, वो लिक्विड के सरफेस पर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, उसी को क्या कहा जाता है? वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड कहा जाता है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर अबव द लिक्विड सरफेस at equilibrium with liquid at given temperature is called vapor pressure। नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गैस ए इज मोर सॉल्यूबल। उस क्वेश्चन को कैसे लिखना था? तो ऐसे लिखना था, आपने भी लिखा होगा, सही ही लिखा होगा, मिलता जुलता अगर लिखे होंगे तो हो सकता है आपने इक्विलिब्रियम शब्द नहीं लिखा होगा, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे इंप्रूव करना है। आपने ये लिखा होगा द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, ये आपने लिखा होगा, बट इसके अलावा एक्स्ट्रा उसमें क्या ऐड करना था? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ओवर द लिक्विड सरफेस इन द इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड। जब वो इक्विलिब्रियम पर रहेगा लिक्विड के साथ, तब जो वेपर प्रेशर होगा गिवन टेम्परेचर पर, उसको वेपर प्रेशर कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें इक्विलिब्रियम शब्द का ध्यान देना है और गिवन टेम्परेचर, दो शब्द एक्स्ट्रा ऐड करना है। ठीक है, ये आपने गलती किया। चलो दूसरा देखो क्या है। गैस ए कहता है आपके पास दो गैस है, एक आपके पास दो गैस है, ये हेनरीज कांस्टेंट से रिलेटेड सवाल है। हेनरीज कांस्टेंट, एक आपके पास गैस ए है और आपके पास एक गैस बी है, और कहता है कि गैस ए जो है वो लिक्विड में ज़्यादा सॉल्यूबल है, मोर सॉल्यूबल इन वाटर। मोर सॉल्यूबल जो गैस ए है वो वाटर में ज़्यादा घुल रहा है एज कंपेरिजन टू गैस बी एट सेम टेम्परेचर। तो पूछता है कि इन दोनों में से कौन से गैस का हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू ज़्यादा है।
तो इसके लिए हेनरीज कांस्टेंट में थ्योरी पढ़े हैं हम लोग, बस एक लाइन में वही थ्योरी का इस्तेमाल करना था। हायर द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट, ये थ्योरी हमने पढ़ा है। हायर द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट को KH कहते हैं, लोअर इज इट्स सॉल्युबिलिटी इन एनी लिक्विड, लोअर इज इट्स सॉल्युबिलिटी इन एनी लिक्विड, ये NCERT का एक लाइन है। इन एनी लिक्विड, जिस गैस का हेनरीज कांस्टेंट ज़्यादा होता है उस गैस की घुलने की क्षमता लिक्विड में कम हो जाती है। जैसे आपको बताया गया है कि नाइट्रोजन गैस जो होता है वो चिप्स के पैकेट के अंदर रखा जाता है, जबकि कोल्ड ड्रिंक गैस का इस्तेमाल, कोल्ड ड्रिंक को प्रिजर्व करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रोजन गैस भी प्रिजर्वेटिव है और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रिजर्वेटिव है। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस है जबकि कोल्ड ड्रिंक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ऐसा क्यों? इसका मतलब यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसी लिक्विड यानी कोल्ड ड्रिंक में ज़्यादा तेजी से डिसॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि उसका हेनरीज कांस्टेंट कम है। मैं सरल भाषा में कह रहा हूँ, जिस गैस का हेनरीज कांस्टेंट ज़्यादा होता है उस गैस की सॉल्युबिलिटी जो होती है वो क्या हो जाती है? हेनरीज कांस्टेंट ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो पूछा है कि गैस A जो है वो ज़्यादा सॉल्युबल है, तो इसका हेनरीज कांस्टेंट ज़्यादा है कि कम? तो अगर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, सॉल्युबिलिटी क्या है? ज़्यादा है, तो हेनरीज कांस्टेंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हायर वैल्यू ऑफ KH एंड Y, तो Y का है, इसका रीज़न यहाँ पर है, रीज़न यहाँ पर है। और पूछा है कि किसका हेनरीज कांस्टेंट हायर वैल्यू, हायर द वैल्यू ऑफ KH लोअर इज द सॉल्युबिलिटी, मोर सॉल्युबल है, और ये जो है लेस सॉल्युबल है। तो लेस सॉल्युबल है, इसका मतलब इसका हेनरीज दैट इज KH इसका हायर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देयरफॉर आंसर इज गैस B। आंसर क्या हो जाएगा? गैस B का हेनरीज कांस्टेंट ज़्यादा हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि वो कम सॉल्युबल है। जिस गैस का हेनरीज कांस्टेंट ज़्यादा होता है उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, रीज़न है ये। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इतना ये आपने भी किया होगा, मुझे विश्वास है। ओके, इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रॉप्स? अरे यार, क्या कहता है? इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन? ये है आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन और एजियोट्रॉप का सवाल है। तो आपको यहाँ पर बताया था मैंने कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन रहेगा बच्चों, आपसे नहीं बनेगा, रटते रह जाओगे, जिंदगी खत्म हो जाएगा। आपको हम बताए थे कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन देखो बच्चों दो तरह का होता है ना। पहले तो यहाँ से समझो, आप ध्यान से समझना कैसे इस तरह क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए, कभी गलती नहीं होगा। एक बात समझ लो पहले, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जिसमें मान लीजिए ये आपके पास सॉल्यूट है एक कंटेनर में, और एक कंटेनर में आपके पास सॉल्वेंट है। ठीक है, सॉल्वेंट को मान लीजिए हम A कह रहे हैं और सॉल्यूट को मान लीजिए B कह रहे हैं, और इन दोनों को मिलाकर हमने क्या बना दिया? सॉल्यूशन बना दिया। समझिएगा, इस बात को फील करिएगा। अभी यहाँ पर क्या है? सॉल्यूट है खाली एक बर्तन में, तो B और B के पार्टिकल आपस में जुड़े होंगे। यहाँ सॉल्वेंट है तो A और A के पार्टिकल आपस में जुड़े होंगे। ये माइनस का साइन नहीं है, ये बॉन्ड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये सॉल्यूशन है, इसमें A और B के पार्टिकल आपस में जुड़े होंगे। अगर कोई सॉल्यूशन आइडियल है, फॉर आइडियल सॉल्यूशन, एक बात समझ लीजिए, अगर कोई सॉल्यूशन आइडियल है, फॉर आइडियल सॉल्यूशन, एकदम ध्यान से समझिएगा, आइडियल सॉल्यूशन तब कहा जाएगा जब A के साथ जितना अच्छा बॉन्डिंग कर रहा था, B के साथ अकेले जितना अच्छा बॉन्डिंग कर रहा था, जब इन दोनों को आपस में मिला दिया गया तो A B के साथ भी उतना ही अच्छा बॉन्डिंग कर रहा है जितना A के साथ अकेले में कर रहा था और B के साथ अकेले में कर रहा था। यानी उसको पता ही नहीं चले कि हम A के साथ हैं कि B के साथ हैं। बिल्कुल वैसा ही जैसा A की दुनिया में था वैसा B की दुनिया में भी है। यानी A के साथ जितना अच्छा था, B के साथ जितना अच्छा था, A और B के बीच का बॉन्डिंग भी अगर उतना ही अच्छा हुआ, वैसा ही रहा, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं बना, बहुत ज़्यादा वीक नहीं बना, जैसा था लगभग वैसा ही या एग्जैक्ट वैसा ही बना, तब उसको क्या बोलना है? आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन अगर मान लीजिए कि बराबर नहीं है, अगर क्या है? बराबर नहीं है, तो क्या? फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल है तब तो बराबर रहेगा, पहले वाला बॉन्डिंग और बाद वाला बॉन्डिंग बराबर रहेगा, दोनों की मजबूती एक समान रहेगी। लेकिन अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या हुआ? A
के बीच का बॉन्डिंग और बी बी के बीच का बॉन्डिंग, ए और बी के बीच का बॉन्डिंग बराबर नहीं है। बराबर है तब तो आइडियल है, अगर बराबर नहीं है तो नॉन आइडियल है। अब अगर बराबर नहीं है तो बराबर नहीं है तो दो बातें हो सकती हैं, टू पॉसिबल केस अराइजेस। बराबर अगर नहीं है, यहां से जरूर क्वेश्चन रहेगा, और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो दिक्कत होगा। टू पॉसिबल केसेस अराइज, हम अगर कहते हैं भैया कि x का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो दो बातें हो सकती हैं, या तो x 0 से बड़ा होगा या 0 से कम होगा। हम आपसे बराबर नहीं है, हम आपके बराबर नहीं है तो क्या है, हम आपसे बड़े हैं या हम आपसे छोटे हैं। तो वही मैं कह रहा हूं, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो दो बातें हो सकती हैं। क्या हो सकता है? केस वन हो सकता है कि ए के साथ जितना अच्छा बॉन्ड बना रहा था, बी के साथ जितना अच्छा बॉन्ड बना रहा था वही ठीक था, ए और बी के बीच का बॉन्ड उतना अच्छा नहीं बना। दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस हो सकता है कि ए के साथ जितना अच्छा बॉन्ड बना रहा था, बी के साथ जितना अच्छा बॉन्ड बना रहा था, ए बी के साथ उससे भी अच्छा बॉन्ड बना लिया। नहीं, ये भी तो हो सकता है। दो संभावना हो सकता है कि या तो पहले वाला ही बॉन्डिंग ठीक था, बाद में बढ़िया बॉन्डिंग नहीं बना ए बी का, उतना अच्छा सामंजस्य नहीं बैठा, उतनी अच्छी कॉम्पैटिबिलिटी नहीं हुई। दूसरा संभावना क्या हो सकता है कि ए के साथ जितना अच्छा बना रहा था ना, ए उससे भी ज्यादा अच्छा बी के साथ बनाया, ये भी हो सकता है। तो अगर मान लीजिए पहले वाला अगर बॉन्डिंग ठीक था तो पहले वाला को कहा जाता है पॉजिटिव डेविएशन। क्या कहा जाता है? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ। अगर बराबर है तब तो ठीक है, तब तो रॉल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है। और अगर बराबर नहीं है, पहले वाला ही ठीक था, तो उसको क्या बोलना है? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ। और अगर बाद वाला बॉन्डिंग ज्यादा अच्छा हो गया तब उसको क्या बोलना है? नेगेटिव डेविएशन। क्या बोलना है? नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ। इसको याद रखने के लिए आपको टेक्निक सिखाया गया था, हमेशा ये टेक्निक दिमाग में रखना है। क्या रखना है? P4 पहले वाला और P4 पॉजिटिव। अगर पहले वाला ही बॉन्डिंग ठीक है तब उसको क्या बोलना है? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ बोलना है। अगर बराबर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बराबर नहीं है तो दो बातें हो सकती हैं, या तो पहले वाला बॉन्डिंग ठीक है या बाद वाला बॉन्डिंग ठीक है। अगर पहले वाला बॉन्डिंग ठीक है तब उसको बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ, और अगर बाद वाला बॉन्डिंग ठीक है तब उसको क्या बोलना है? नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ। और एग्जाम में सवाल बनाने के लिए दिमाग में क्या रखना है? P4 पहले वाला, P4 पॉजिटिव। अगर पहले वाला ही बॉन्डिंग ठीक था, मिलाने से पहले ए के साथ ही बॉन्डिंग ठीक था, मिलाने के बाद ए बी का आपस में बॉन्डिंग उतना अच्छा नहीं हुआ, तब फिर हम इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव डेविएशन। और बाद वाला ठीक हुआ तो नेगेटिव डेविएशन। अब एक बात बताइए, किसको हमको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, किसको ज्यादा उबालना पड़ेगा? यहां पर सॉल्यूशन का जो बॉन्डिंग है वो कमजोर बना है ना, पहले वाला ही ठीक था, बाद वाला बॉन्डिंग कमजोर ना बना, तो इसको तोड़ना सरल है कि कठिन है? सरल है। लेकिन मान लीजिए यहां पर देखिए, नेगेटिव डेविएशन जब हो रहा है तो नेगेटिव डेविएशन में क्या हो रहा है? सॉल्यूट का सॉल्वेंट का पकड़ एकदम मजबूत हो गया। यानी पहले ए के साथ जितना अच्छा बॉन्ड बना रहा था और बी के साथ जितना खुश था, अब ए बी के साथ ज्यादा खुश हो गया है। इसका मतलब ज्यादा फॉर्म स्ट्रांग बॉन्ड बना है। तो जब ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बना है तो इसको तोड़ने के लिए भी तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा उबालना पड़ेगा। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? मैक्सिमम बॉइलिंग। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसमें बात करना है, इसमें इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इस नॉन आइडियल सॉल्यूशन में व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन सो द फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग, किस तरह का डेविएशन रहेगा जिसको उबालने के लिए हमें ज्यादा हीट की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप ही बताइए, बाद वाला अगर बॉन्ड कमजोर बना है तो उसको उबालने के लिए ज्यादा हीट की आवश्यकता है? नहीं ना। बाद वाला अगर बॉन्डिंग अच्छा बना है, ये सॉल्यूशन है, तो इस सॉल्यूशन का बॉन्ड मजबूत बना है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, तो इसको उबालने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, ज्यादा हीट देना पड़ेगा। तो इसको क्या बोलेंगे? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो पूछा है कि कौन सा डेविएशन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेगेटिव डेविएशन। क्या हो जाएगा? नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन शो द फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। सो द फॉर्मेशन ऑफ, कभी भी यहां से क्वेश्चन आए, रटना नहीं है, लॉजिकली सोचना है, और हमेशा इसी तरह सोचना है जैसे अभी बताया गया है, कभी गलती नहीं होगा। पहले वाला बॉन्डिंग ठीक था, इसका मतलब बाद वाला कमजोर हो गया, तो ये मिनिमम बॉइलिंग हो जाएगा, इसको कम ही उबालना पड़ेगा, है ना। ये मिनिमम बॉइलिंग, और ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमम बॉइलिंग। तो पॉजिटिव डेविएशन में मिनिमम बॉइलिंग हो जाता है,
ये मिनिमम बॉइलिंग हो जाता है। और नेगेटिव डेविएशन में क्या हो जाता है, नेगेटिव डेविएशन में क्या हो जाता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है, इसीलिए उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा हीट की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया गया है, हमेशा ये काम आएगा, एक नंबर में कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगा। अगर आप रटते हैं तो आपसे दिक्कत ही दिक्कत है, और अगर समझते हैं तो कभी दिक्कत नहीं होगा। एग्जाम में क्वेश्चन बनाने के लिए ये कोड याद रखिएगा, P4 पहले वाला और P4 पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। गुड, ठीक है, देखो नेक्स्ट। अब क्या कहता है, व्हाट इज द वैल्यू, अच्छा वांट ऑफ फैक्टर, ये भी सॉल्यूशन से रिलेटेड सवाल है। वांट ऑफ फैक्टर देखते ही तुम लोगों को नानी याद आ जाता है, पता नहीं क्या परेशानी है भैया, हमको समझ में नहीं आता। इतना क्वेश्चन कराया गया है, कम से कम 15-20 क्वेश्चन कराए हैं वांट ऑफ पर, उसके बावजूद ये दुर्दशा है। वाई इज द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर फॉर इथेनोइक एसिड इन बेंजीन क्लोज टू 0.5। सीबीएसई का यही प्रॉब्लम है, सिंपल क्वेश्चन को भी घुमा करके देता है ताकि ये बच्चा समझ पाए कि नहीं। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है लेकिन क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, जबकि कुछ नहीं है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वांट ऑफ फैक्टर निकाल के बताइए इथेनोइक एसिड का, जब इथेनोइक एसिड को बेंजीन में घोला जा रहा है। इसलिए कोई लेना देना नहीं है, 0.5 से कोई लेना देना नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए दिया, उसमें परेशान मत होइए। आप सिर्फ वांट ऑफ फैक्टर निकालिए, और वांट ऑफ फैक्टर निकालिए और देखिए 0.5 के आसपास आता है कि नहीं, वो उतना ही आएगा। वो क्वेश्चन में परेशान करने के लिए आपको 0.5 दिया है, उससे परेशान मत होइए। अल्टीमेटली आपको क्या निकालने बोला है, फाइंड वांट ऑफ फैक्टर निकालने बोला है, वांट ऑफ फैक्टर निकालने बोला है। और वांट ऑफ फैक्टर आई कैसे निकाला जाता है, तो इसका फॉर्मूला बताए हैं, आफ्टर बाय बिफोर। इसको कैसे याद रखना है, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। अगर एसोसिएशन हो रहा है तो एसोसिएशन के बाद, या डिसोसिएशन हो रहा है तो डिसोसिएशन के बाद। आफ्टर बाय बिफोर हमेशा याद रखना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। हमेशा आफ्टर बाय बिफोर याद रखना है। एसोसिएशन और डिसोसिएशन है, बाई नहीं लिखा हुआ है, एसोसिएशन ऑब्लिक है ये डिसोसिएशन। इसको याद कैसे रखना है, तो इसको याद रखने के लिए आफ्टर बाय बिफोर याद रखना है। आफ्टर, ए पहले आता है बी बाद में आता है, इसलिए आफ्टर बाय बिफोर ये कोड से याद रखना है। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड CH3COOH, इसको बेंजीन में घोला जा रहा है। क्या चीज में घोला जा रहा है, बेंजीन में घोला जा रहा है। बेंजीन एक सॉल्वेंट होता है पानी की तरह, बेंजीन एक सॉल्वेंट है, इसमें इसको घोला गया है। तो ये क्या होगा, दो मॉलिक्यूल मिलकर एक मॉलिक्यूल बन जाएगा, CH3COOH का होल ट्वाइस बन जाएगा। इसको कहा जाता है डाइमर। क्या कहा जाता है, डाइमर। जब दो मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाए उसको कहा जाता है डाइमर। नहीं समझ में आया सर, सर ये कह रहे हैं ना प्यारे कि CH3C OOH, इसको जब बेंजीन में घोला गया, HOC CH3, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है। जब दोनों को बर्तन में रखा गया तो क्या हुआ, यहाँ पर दोनों मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लिए। यहाँ पर ये जो O है ये इस H के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना के जुड़ गया, और यहाँ O इस H के साथ जुड़ गया, और ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल जो था वो दोनों मिलकर एक हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, एसोसिएशन। क्या हो रहा है बच्चों, एसोसिएशन हो रहा है, एसोसिएट हो जा रहा है, दो मॉलिक्यूल मिलकर एक हो जा रहा है, इसलिए इसको कह रहे हैं डाइमर। और यहाँ पर ये जो हो रहा है ये हो क्या रहा है, इसको क्या कहा जाता है, एसोसिएशन। अभी यहाँ पर इसका कोफिशिएंट कितना है, 2 मोल। ये कितना मोल था, 2 मोल पहले बिफोर, और बाद में एसोसिएशन के बाद यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है इसलिए 2 मोल, यहाँ कोफिशिएंट 1 है इसलिए कितना है, 1 मोल। तो क्या हो गया, 2/1। तो आई कैसे निकाला जाता है बच्चों, 2/1। बिफोर, आफ्टर बाय बिफोर, क्या निकाला जाता है, आफ्टर बाय बिफोर। तो आफ्टर बाय बिफोर, तो आई इक्वल्स टू होता है आफ्टर मोल बाय बिफोर। तो आफ्टर में कितना है, 1, बिफोर कितना था, 2, तो 1/2 कितना हुआ, 0.5। ये क्या निकल गया आंसर, यही तो निकालने बोला था कि आई का वैल्यू 0.5 के आसपास आएगा या 0.5 आएगा बेंजीन में घोलने पर। ये आई निकालने के लिए पूछा है, कितना सिंपल सवाल है, पर इसी को घुमा करके दिया है, आप उसी में परेशान हो जाते हैं।
y इज द वैल्यू ऑफ वन टॉप फैक्टर फॉर इथेनोइक एसिड। यहां y की जगह अगर क्वेश्चन व्हाट कर देता तो y बोल रहा है, मतलब इसका जवाब क्या है, ड्यू टू एसोसिएशन। इसका जवाब क्या है, ड्यू टू एसोसिएशन, आफ्टर बाई बिफोर हो जा रहा है। तो इतना पूरा लिख देंगे एग्जाम में एकदम, कोई माइकल लाल है मार्क्स काट देगा, कट ही नहीं सकता है, कैसे कटेगा। चलिए नोट डाउन करिए, ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर। ये भी सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, देखो, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई निकालने के लिए कह रहा है। डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई निकालने बोला है, और यहां एसोसिएशन डिसोसिएशन का क्वेश्चन बोला है। एज्यूमिंग दैट K2SO4 कंप्लीटली डिसोसिएटेड। देखो जनरली पाई इक्वल्स टू होता है CRT, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का फॉर्मूला। लेकिन जब कोई पोलर सॉल्वेंट हो जाए, फॉर जनरल है ना, लेकिन इन केस ऑफ एसोसिएशन या डिसोसिएशन, बट इन केस ऑफ, लेकिन जब कभी भी एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा हो, क्वेश्चन में बोल देगा कि एसोसिएशन हो रहा है या डिसोसिएशन हो रहा है, तो उस केस में फिर पाई का जो फॉर्मूला है वो CRT के जगह पर पाई इक्वल्स टू ICRT लगाना पड़ता है, ICRT लगाना पड़ता है। ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा होगा तब। अदरवाइज जनरल फॉर्मूला क्या लगाना है, पाई इक्वल्स टू CRT, जहां C का मतलब क्या है, मोलैरिटी। C का मतलब क्या है, मोलैरिटी। और मोलैरिटी कैसे निकाला जाता है, तो वर्किंग WB/MB, मास बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला है। R क्या होता है, गैस कांस्टेंट। R क्या होता है, गैस कांस्टेंट। W का मतलब मास, B का मतलब सॉल्यूट, और गैस कांस्टेंट कितना होता है, 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। ये क्या निकल गया, R निकल गया। T का मतलब क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन। T का मतलब क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन। और I क्या है जी, तो I का मतलब होता है वांट हॉफ फैक्टर। और वांट हॉफ फैक्टर कैसे निकालते हैं बच्चों, आफ्टर बाई बिफोर। कैसे निकालते हैं प्यारे, आफ्टर मोल, एसोसिएशन या डिसोसिएशन के बाद, डिवाइडेड बाई बिफोर मोल, ऐसे निकालते हैं। इससे I निकाल लेंगे। चलिए I पहले निकाल लेते हैं। बताइए क्या बोल रहा है, K2SO4 है, और क्या बोल रहा है, कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है। ओके, तो कंप्लीट हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, पोटेशियम पे K प्लस और SO4 पे 2 माइनस। अब बताइए I यहाँ पर कितना मोल है, ये 1 मोल, टूटने से पहले कितना मोल था, 1 मोल, और यहाँ पर कितना हो गया, ये हो गया 2 मोल, और यहाँ पे SO4 कितना मोल है, 1 मोल, तो 2 मोल और 1 मोल कितना हो गया, 3 मोल। ये टूटने से पहले बाद का हो गया। ध्यान देना है सर कैसे बना रहे हैं। K2SO4 का कंप्लीट डिसोसिएशन बोल रहा है, और डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना। तो K2SO4 जब पूरी तरीके से टूट जाए तब ये वाला फॉर्मूला लगाना है I निकालने का, आफ्टर बाई बिफोर। यहाँ कोफिशिएंट 1 है इसीलिए 1 मोल हुआ। ये 2 के पोटेशियम आयन 2 मोल है, और सल्फेट आयन का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 मोल ये हो गया। तो 2 मोल प्लस 1 मोल, टूटने के बाद कितना हो गया, 3 मोल। ये क्या हो गया, आफ्टर 3 मोल, और ये क्या था, 1 मोल बिफोर। तो बताइए I कैसे निकालते हैं, आफ्टर बाई बिफोर निकालते हैं। तो आफ्टर कितना है, 3, और बिफोर कितना है, 1, तो I का वैल्यू क्या हो गया, 3। अब ये I का वैल्यू 3 आ गया। अब आप फॉर्मूला आपके पास है कंसंट्रेशन निकालने का, उसको पुट करिए, R पुट करिए, T पुट करिए, आंसर आ जाएगा। मैं करके दिखाऊं, चलो तो मैं ही करता हूं। दिख रहा होगा आशा करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां तक तो हो गया। अब क्या करना है, आपके पास क्या है, पाई इक्वल्स टू ICRT फॉर्मूला है, उसको लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो पाई इक्वल्स टू I इंटू C इंटू R इंटू T।
आई का वैल्यू कितना 3। कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, WB सॉल्यूट का मास कितना दिया हुआ है, देखो सॉल्यूट का मास K2SO4 कितना दिया हुआ है 2.32 इंटू 10 का पावर -2 ग्राम में ही लेना है। ये हो गया मास, ठीक है। और K2SO4 का मोलर मास देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, K2SO4 का मोलर मास 174। ये WB मतलब सॉल्यूट का मास, MB मतलब सॉल्यूट का मोलर मास, B मतलब सॉल्यूट, हाँ, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में 2 लीटर दिया है, तो 2 लीटर का मतलब 2000 ml, 2 लीटर का मतलब क्या हो गया 2000 ml, ml में पुट कर दिए हैं, इनटू गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट कितना होता है 0.082, और साथ में टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना लेना है बताइए, टेम्परेचर क्वेश्चन में दिया होगा 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 डिग्री सेल्सियस को 25 नहीं लेना है, आप लोग यही गलती करते हैं। हमेशा बोला गया है कि फिजिक्स केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल बनाते समय टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में पुट करना चाहिए, तो टेम्परेचर को केल्विन में ले लीजिए। तो बताइए इसको आप सॉल्व कर दीजिए, तो इसको सॉल्व कर दीजिएगा 3 इंटू 2.32 इंटू 10 का पावर -2 इंटू 1000 इंटू 0.082 इंटू 298, सब ऊपर में है, और डिवाइड कर दीजिएगा किससे 174 इंटू 2000 से डिवाइड कर दीजिएगा, इससे जो निकल के आएगा ये आंसर आपका आ जाएगा ATM में, और ये क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से, बस खाली इसमें ICRT आई देखना था, आई 3 निकालना है, आफ्टर बाय बिफोर करके आई कैसे निकालना है ये ध्यान दीजिए यहाँ पर, उसके बाद फॉर्मूला क्या लगाएं वो ध्यान दीजिए। 2 काम करना है इसमें। कुछ बात नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा या आकर पूछिएगा। नेक्स्ट देखिए, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल सवाल है। क्वेश्चन देखिए, पहले घबराना नहीं है, आप लोग पहले डर जाते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़िए और अप्रोच कीजिए, आंसर तुरंत गूगल मत करने लगिए, आप विश्वास रखिए मुझ पर और खुद पर। आप क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए आपका सब क्वेश्चन बनेगा। आप तुरंत गूगल क्यों करने लगते हैं, डर क्यों जाते हैं, आप ट्राई तो करिए। आप ट्राई करिएगा, जितना आसानी से आप बना लीजिएगा ना उतना आसानी से गूगल आपको आंसर नहीं करके देगा। जितने देर में आप खुद बना लेंगे उतने देर में गूगल नहीं करके देगा आंसर, वो आपको कई तरह के आंसर्स देता रहेगा, आप कंफ्यूज करेगा, आपका टाइम वेस्ट करेगा। अब देखो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितना सिंपल क्वेश्चन है, सो देखो। व्हेन अ स्टेडी करंट, स्टेडी मतलब AC करंट सप्लाई किया गया है, और करंट कितना सप्लाई किया गया है देखो, I इक्वल्स टू 2 एम्पियर, 2 एम्पियर करंट सप्लाई किया गया है, करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं। was passed through 2 electrolytic cell A and B, okay, containing ZnSO4 and CuSO4, ठीक है। एक कंटेनर में जिंक सल्फेट है, एक कंटेनर में कॉपर सल्फेट है, और दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया गया है, यानी दोनों में सेम अमाउंट ऑफ करंट सप्लाई हो रहा है, यानी फैराडेज सेकेंड लॉ का प्रॉब्लम है, फैराडेज सेकेंड लॉ। और फैराडेज सेकेंड लॉ में सर एक ही फॉर्मूला सिखाए हैं, W1 बाई W2 इक्वल्स टू E1 बाई E2, ये फॉर्मूला फैराडेज का सेकेंड लॉ में लगता है। ओके, अब क्या कहता है सो देखो, 2 ग्राम ऑफ कॉपर वर डिपॉजिटेड एट कैथोड, हाउ लॉन्ग। तो बताइए कि अगर हम कॉपर सल्फेट में करंट सप्लाई कर रहे हैं तो उसमें 2 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हो रहा है ना। तो बताइए कि हाउ लॉन्ग मतलब समय निकालना है, हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, कितने देर तक करंट फ्लो किया वो बताइए। 2 ग्राम अगर मेटल डिपॉजिट हुआ तो कितने देर तक करंट सप्लाई हुआ। यहाँ पर फैराडेज का फर्स्ट लॉ भी है और फैराडेज का सेकेंड लॉ भी है, तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास पहला पार्ट में कॉपर सल्फेट है, और जब आप कॉपर सल्फेट में करंट सप्लाई किए हैं 2 एम्पियर, तो जिस कारण से ये कॉपर सल्फेट टूट गया है Cu2+ और SO4 में, और कैथोड पे जाकर कॉपर डिपॉजिट हुआ है। एट कैथोड रिडक्शन Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू Cu, ये कॉपर डिपॉजिट हुआ है। कितना कॉपर डिपॉजिट हुआ है तो 2 ग्राम। मास ऑफ मेटल डिपॉजिटेड एट कैथोड, मास ऑफ मेटल डिपॉजिटेड एट कैथोड, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, जिसको हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। W, ये W दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है तो 2 ग्राम दिया हुआ है। अब देखो फैराडेज का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फ्रॉम फैराडेज फर्स्ट लॉ, फ्रॉम फैराडेज फर्स्ट लॉ,
फैराडेज का फर्स्ट लॉ आप सब जानते हैं, पर उसको यूज करने नहीं जानते हैं, अक्ल नहीं है आपके पास। फ्रॉम फैराडेज फर्स्ट लॉ W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है W इक्वल्स टू ZQ। Z क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, नोट्स में देखिए। और Z कैसे निकालते हैं? तो Z निकालने का फॉर्मूला होता है मोलर मास या एटॉमिक मास डिवाइडेड बाई वैलेंसी, मेटल का, ये सब किसका लेना है? मेटल का, इनटू 1 बाई फैराडेज कांस्टेंट, ये पूरा निकालना है Z। और Q इक्वल्स टू क्या होता है? I इंटू टी। आपको पता होना चाहिए Q कैसे निकालते हैं। I इंटू टी से Q निकालते हैं। टाइम हमेशा सेकंड में रखना है। Q मतलब चार्ज, I मतलब करंट। जब करंट को टाइम से गुना करते हैं तो Q निकल के आता है। इसी फॉर्मूला को ऐसे लिखा जा सकता है। यहाँ W निकालना है। W मतलब आपको मास, मास क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है मास बताओ? 2 ग्राम, तो मास यहाँ दिया हुआ है 2 ग्राम। मोलर मास, कॉपर का मोलर मास क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए एटॉमिक मास को ही यहाँ हम मोलर मास कह रहे हैं। ये दिया हुआ है कॉपर का, कितना दिया हुआ है? 63.5। और मोलर मास, कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन का। तो 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए वैलेंसी क्या हो गया? 2। फैराडे कांस्टेंट कितना होता है? 96,500 इनटू करंट कितना सप्लाई किया गया है? 2 एम्पियर, तो करंट हो गया 2। टाइम, टाइम ही तो निकालना है, कितने देर तक करंट सप्लाई हुआ, टाइम सेकेंड में आएगा। सब कुछ यहाँ सॉल्व कर देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 96,500 है ना, डिवाइडेड बाई 63.5, 2 इंटू 2 इंटू 96500, ऊपर में क्या है? इंटू 2 इक्वल्स टू यहाँ से टाइम, और ये जो टाइम निकल के आएगा वो क्या चीज़ में आएगा? सेकेंड में। आप उसको 60 से डिवाइड करके जो भी सेकेंड में आएगा उसको 60 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो वो क्या चीज़ में चेंज हो जाएगा? मिनट में चेंज हो जाएगा। नहीं भी कीजिएगा तो सेकंड में ही आंसर रहने दीजिए। तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया। हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट निकालने के लिए व्हाट मास ऑफ जिंक, व्हाट मास ऑफ जिंक विल डिपॉजिटेड एट कैथोड ऑफ सेल ए, तो सेल ए में कितना मेटल डिपॉजिट होगा सो पूछ रहा है। तो ये पहला पार्ट है, इसको कॉपी करिए। और दूसरा पार्ट निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूला देखिएगा तुरंत बन जाएगा। तो दूसरा पार्ट क्या करेंगे? इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हटाना चाहते हैं बच्चों। सेकेंड पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, अच्छा सेकेंड पार्ट कैसे लेंगे? देखो सेकेंड पार्ट कैसे बनेगा। दूसरा पार्ट व्हाट मास ऑफ जिंक बोला है, व्हाट मास ऑफ जिंक बोला है, ये कितना मास डिपॉजिट होगा सो बोला है। तो अभी क्या सिखा है सर? फैराडे सेकेंड लॉ लगाना है। तो फैराड, क्योंकि सीरीज में जुड़ा हुआ है, फैराडे 2 अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट, तो फैराडे सेकेंड लॉ अभी क्या बताएगा? W1 बाई W2, W है मास, E का मतलब सर इक्विवेलेंट मास, E1 बाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। 1 हम मान लीजिए कह रहे हैं कॉपर को, 2 कह रहे हैं जिंक को, तो कॉपर का मास कितना है? कॉपर का कितना मास है? देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कॉपर 2 ग्राम डिपॉजिट हुआ था ना, कॉपर कितना डिपॉजिट हुआ था? 2 ग्राम। और जिंक कितना डिपॉजिट हुआ है? व्हाट मास ऑफ जिंक, वही तो निकालना है, व्हाट मास ऑफ जिंक निकालना है। 1 हम कह रहे हैं किसको? कॉपर को, और 2 किसको कह रहे हैं? जिंक को कह रहे हैं। चलिए, तो मास ऑफ कॉपर 2 दिया हुआ है और जिंक का मास निकालना है, इक्वल्स टू इक्विवेलेंट मास। ई कैसे निकालते हैं सर? इसको हम लोग कहते हैं बच्चों इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है बच्चों? तो मोलर मास को या एटॉमिक मास को वैलेंसी से डिवाइड कर दीजिए। मोलर मास को जब वैलेंसी से डिवाइड कर देते हैं तो इक्विवेलेंट मास निकलता है। देखिए कॉपर पे भी 2 प्लस होता है और जिंक पे भी 2 प्लस होता है। तो यहाँ कॉपर का भी वैलेंसी क्या है? 2, और जिंक की भी वैलेंसी क्या है? तो 2। जिंक की भी वैलेंसी 2, ठीक है। कॉपर की भी वैलेंसी 2 है और जिंक की भी वैलेंसी क्या है बच्चों? 2 है, इक्वल्स टू 2। अब बताइए इक्विवेलेंट मास, 1 किसको बोले हैं? कॉपर, तो कॉपर का एटॉमिक मास 63.5 डिवाइडेड बाई वैलेंसी, ये हो गया E1 डिवाइडेड बाई E2, ये हो गया कॉपर का एटॉमिक मास 63 और जिंक का एटॉमिक मास होता है 65, और इसकी भी वैलेंसी कितनी है? 2। सबको सॉल्व करेंगे, यहाँ से W2 निकलेगा, ये यहाँ पर चला जाएगा इनटू में, तो 2 इंटू 65/2, W2 वहाँ चला जाएगा, डिवाइडेड बाई ये यहाँ आ जाएगा 63.5 डिवाइडेड बाई 2, ये यहाँ चला जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? W2। इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे सर?
तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 इंटू 65 डिवाइडेड बाई 63.5 इक्वल्स टू क्या निकल जाएगा W2। और इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी आएगा ये ग्राम में और ये आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड, मास ऑफ जिंक हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल रहता है जी, कुछ है इस सब में, बस खाली आप पढ़े हैं तो, क्लास किए हैं तो सब बनेगा, क्लास नहीं किए हैं तो आपके बस का नहीं है, ये सब दिक्कत है भाई साहब। अब मैं अभी यहाँ पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करने आया हूँ क्वेश्चन टेस्ट का। कुछ सीखिए, देखिए कैसे बनता है, और यही सब फॉर्मूला से, यही सब टेक्निक से क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, चले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा ये क्या कह रहा है भाई, देखें जरा, ये भी एक अच्छा सवाल है, ये कॉन्सेप्ट है, ये कितना आप सुनते हैं क्लास में, लिसनिंग कैपेसिटी कितना है, ये लिसनिंग कैपेसिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है कि लेक्चर क्लास में सर का कितना ध्यान से आप सुनते हैं, ये चेक करने के लिए ये टेस्ट में डाला गया ये क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन कह रहा है, हाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एक बात समझ लीजिए, यदि आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को आप डिकम्पोज करना चाहते हैं, ठीक है, यदि आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ना चाहते हैं, डिकम्पोज करना चाहते हैं, करंट सप्लाई करके उसको तोड़ना चाहते हैं, यानी उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराना चाहते हैं, तो डीसी करंट सप्लाई कीजिएगा तभी होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस इज ओनली पॉसिबल, इलेक्ट्रोलाइसिस इज ओनली पॉसिबल बाय सप्लाइंग डीसी करंट। अगर एसी देंगे तो नहीं होगा, डायरेक्ट करंट चाहिए, क्योंकि एसी ऑल्टरनेट आता है, तो डिकम्पोज जितना होगा उतना फिर एसोसिएट हो जाएगा। तो कभी भी किसी इलेक्ट्रोलाइट को अगर आपको डिकम्पोज करना हो, तोड़ना हो, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, करंट देकर केमिकल ब्रेकडाउन करना हो, है ना, केमिकल ब्रेकडाउन बाय सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। तो जब भी कभी इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ना हो तो हमेशा क्या सप्लाई करना चाहिए, डीसी करंट सप्लाई करना चाहिए, डायरेक्ट करंट, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। और कभी भी कंडक्टिविटी मेजर करना हो, कभी भी मेजर करना हो कि उसका कंडक्टिविटी कितना है, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को अगर कभी भी मेजर करना हो तो वो डीसी से नहीं होता है, उसके लिए क्या चाहिए, एसी करंट सप्लाई करना, ऑल्टरनेटिंग करंट देना पड़ता है। ए मतलब ऑल्टरनेटिंग, सी मतलब करंट, एसी। तो अगर मेजर करना हो कंडक्टिविटी, टू मेजर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, हमेशा एसी सप्लाई करना है। अब क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, आप देखिए कैसे नहीं समझ में आएगा, ये नोट में लिखवाया हुआ है थ्योरी में। ऑन, जब हम कंडक्टिविटी सेल पढ़ा रहे थे वहां पे नोट्स में लिखवाया गया है, ऑन पासिंग करंट टाइप एक्स, जब आप एक्स टाइप का करंट सप्लाई करते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से तो इलेक्ट्रोलाइसिस की घटना घटती है, और जब करंट वाई सप्लाई करते हैं तो कंडक्टिविटी को मेजर किया जा सकता है। तो बताइए एक्स क्या है और वाई क्या है। एक्स सप्लाई करने से डिकम्पोजिशन हो रहा है, यानी एक्स क्या है, डीसी, और वाई क्या है, एसी, क्योंकि एसी से कंडक्टिविटी मेजर हो रहा है और डीसी से डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो एक्स क्या है, तो डीसी, और वाई क्या है, तो एसी। दूसरा क्या कहता है, राइट द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऑन पासिंग। दूसरा पार्ट क्या है, बी पार्ट, ये तो हो गया ए पार्ट। बी पार्ट क्या कहता है, देखिए जब आप कॉपर सल्फेट में करंट सप्लाई किए होंगे तो करंट सप्लाई करने से कॉपर सल्फेट टूट गया होगा कॉपर आयन में, और साथ ही साथ सल्फेट आयन में Cu2+ और SO4 आयन में टूटा होगा। और एट कैथोड, कैथोड पे ही प्रोडक्ट मिलता है, एट कैथोड रिडक्शन टेक्स प्लेस, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, रिडक्शन टेक्स प्लेस। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, तो रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cu2+ जो है कॉपर आयन जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बन जाएगा, Cu सॉलिड, और कॉपर मेटल गेट डिपॉजिटेड। तो क्या प्रोडक्ट बना, क्या कॉपर मेटल गेट डिपॉजिटेड, यही प्रोडक्ट बना, कॉपर मेटल डिपॉजिट हुआ कैथोड पे, यही प्रोडक्ट बना है और यही क्या हो जाएगा, आंसर। सिचुएशन की गंभीरता को समझिए, अब एग्जाम बहुत नज़दीक है, 2 मिनट देख के वीडियो बढ़ा दिए, कॉमेडी नाइट्स ऑफ कपिल चल नहीं रहा है, या कोई रील्स नहीं चल रहा है, या कच्चा बादाम नहीं चल रहा है ना। तो ये आपको इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है ये प्लेटफॉर्म, ये सीखने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए, जीवन में कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सोचने समझने की क्षमता विकसित करने के लिए है।
तो ये आपको इंटरटेनिंग नहीं लगेगा। ये कॉमेडी क्लास नहीं है, मैं जोकर नहीं हूँ, सर्कस नहीं चल रहा है, ये क्लास चल रहा है। तो यहाँ दिमाग को शांत रखना पड़ता है, स्थिर और धैर्य बनाए रखना पड़ता है। अच्छी चीज़ों को सीखने में समय लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अब यहाँ केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन है। केमिकल काइनेटिक्स में से महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठाए गए हैं। ओके, ये भी अच्छा सवाल है। कैसे बनेगा भाई ये क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बहुत तगड़ा सवाल है, बढ़िया सवाल है, ये बहुत अच्छा सीखने वाला क्वेश्चन है। कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी, क्या निकालने बोला है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है। एक्टिवेशन एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये देखो। एक फॉर्मूला आर्हेनियस इक्वेशन से पढ़े हैं आप, log K2/K1 इक्वल्स टू EA डिवाइडेड बाई 2.303 R, ये फॉर्मूला होता है 1/T1 माइनस 1/T2। और ये टेम्परेचर जो हमेशा लेना है वो केल्विन में लेना है। T1 T2 क्या है, टेम्परेचर है, और टेम्परेचर को हमेशा क्या चीज़ में लेना है, केल्विन में लेना है। T2 इज ग्रेटर देन T1, ठीक है। T2 टेम्परेचर जो रहेगा वो बड़ा रहेगा, T1 टेम्परेचर जो रहेगा वो कम रहेगा, ठीक है जी। ये वाला फॉर्मूला है आर्हेनियस इक्वेशन का, और इस इक्वेशन की मदद से यहाँ से आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है। तो जब भैया जब एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है तो इसका मतलब क्या हुआ, बाकी सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। T1 पता होना चाहिए, T2 पता होना चाहिए, K1 पता होना चाहिए, K2 पता होना चाहिए, R पता होना चाहिए, log की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो कैसे बनेगा, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 50% कंप्लीट। ओके, हाफ लाइफ दिया हुआ है, हाफ लाइफ दिया हुआ है, एक टेम्परेचर पे हाफ लाइफ दिया है और एक दूसरे टेम्परेचर पे हाफ लाइफ दिया हुआ है। अरे इसमें तो डेटा दिख नहीं रहा है, इन 10 मिनट्स। अच्छा अब दिख रहा है टोटल क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन पूरा हुआ। पहला का हाफ लाइफ दिया हुआ, ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अब K1 K2 नहीं दिया है क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में दिया रहता था, यहाँ K1 और K2 नहीं दिया है सर, इसलिए हमसे नहीं बन पाया। अरे कोई बात नहीं यार, हाफ लाइफ और K में रिलेशन है ना, एंड बताइए, थोड़ा अक्ल भी लगाना चाहिए था ना। तो सब चीज़ पका पकाया कहाँ से मिलेगा बताइए, आपको पता होना चाहिए। हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला आपको नहीं पता है, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसे निकालते हैं बताइए, 0.693/K कैसे निकालते हैं, 0.693/K इक्वल्स टू होता है T हाफ, ये फॉर्मूला होता है। चलिए अलग अलग टेम्परेचर पे निकालिए, एक बार 30 मिनट दिया है, ठीक है, तो T हाफ कितना दिया है 30 मिनट, तो 30 को यहाँ ले जाएंगे। क्या हम इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, 0.693/T हाफ इक्वल्स टू K। चलिए तो एट 300 केल्विन एक बार निकाल लेते हैं, 300 केल्विन इसको T1 कह रहे हैं, और T1 टेम्परेचर पे जो क्रिएट कांस्टेंट निकालेंगे उसको क्या बोलेंगे, K1 बोलेंगे, ठीक है। तो 0.693 डिवाइडेड बाई T हाफ, T हाफ कितना दिया हुआ है 30 मिनट, इसको 30 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, रेट कांस्टेंट। अब सर यहाँ तक हम कर लेते हैं, इसके बाद हमको दिक्कत होता है। क्यों दिक्कत होता है भाई साहब, क्यों दिक्कत होता है, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 693 इंटू 10 का पावर -3 डिवाइडेड बाई 30, 3 अंक बाद दशमलव था, दशमलव हटाए तो 10 का पावर -3 कर दिए इक्वल्स टू K1। अब बताइए 0 से 1 खत्म हो जाएगा, तो यार इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 10 का पावर 1 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। क्या इसको लिख सकते हैं क्या, 693 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 का पावर -4 इक्वल्स टू K1। बताइए 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 इंटू 10 का पावर -4, ये क्या निकल के आ गया K1। तो K1 K2 नहीं दिया है तो कोई बात नहीं ना यार, हाफ लाइफ दिया है ना यार, हाफ लाइफ से K1 K2 निकल जाता। सिमिलरली K2 निकाल लेते, K2 सिमिलरली अलग टेम्परेचर 10 मिनट्स दिया हुआ है 320 केल्विन पर, सिमिलरली K2 कैसे निकालेंगे, एट T2। चलिए तो फॉर्मूला क्या होता है, यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। T हाफ दिया हुआ है
तो क्या हो जाएगा बताइए, 0.693 बाई टी हाफ कितना दिया हुआ है 10। मिनट में ही रहने दीजिए, सेकंड में चेंज करने का जरूरत नहीं है। रेट कांस्टेंट मिनट इनवर्स आ जाएगा, रेट कांस्टेंट मिनट इनवर्स आ जाएगा, ये इनवर्स लिखा हुआ है, मिनट इनवर्स, ठीक है। ये 10 हो गया, इक्वल्स टू क्या निकल के आ जाएगा, K2, क्या निकल कर आ जाएगा, K2। अब इसको बताइए, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 693 इंटू 10 का पावर -3 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू K2। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 693 इंटू 10 का पावर -3 और +1 ऊपर जाके -1, तो -4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K2। तो इस प्रकार से क्या निकल गया, K1 K2, तो लॉलीपॉप हो गया यार, एकदम आसानी से कटेगा। अब K1 मिल गया, K2 मिल गया, K2 ऊपर देखो बड़ा वाला K2 है, नीचे K1, आसानी से कट जाएगा। अब खाली फॉर्मूला पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो बताइए फॉर्मूला क्या पुट करें, अब यहाँ जगह नहीं है मेरे पास, तो मेरे को नेक्स्ट स्लाइड में जाना पड़ेगा। K1 K2 निकाल लिए हैं जो मेरे को चाहिए था, R हमको पता है, T1 पता है, T2 पता है, यहाँ से EA निकालना है, तो निकल जाएगा EA। चलो मैं ही निकाल के दिखा देता हूँ। ये तो इसके बाद तो तुम लोग बना ही लेता, तुम लोगों को प्रॉब्लम बस यहाँ था K1 और K2 में, ये कैसे निकलेगा, ये नहीं दिया हुआ है, तो कैसे निकलेगा आप समझ में आपको आ गया है। देखो फिर भी मैं बना देता हूँ इसके आगे कैसे बनेगा। अब आपके पास क्या है, सो देखो K1 लगाओ फॉर्मूला, log K2 बाई K1, ये फॉर्मूला है, log K2 बाई K1 इक्वल्स टू EA मतलब एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाई 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2, ये फॉर्मूला है। K1 का वैल्यू कितना आया था, K2 कितना आया था, देखो K2 कितना आया है 693 और 200, ये आया है log 693 इंटू 10 का पावर -4 डिवाइडेड बाई 231 इंटू 10 का पावर, इतना लॉलीपॉप है, देखो कट गया तुरंत। EA इक्वल्स टू 2.303 इंटू गैस कॉन्स्टेंट 0.0821, टेम्परेचर 1 बाई T1 लो टेम्परेचर 300, T2 320, इसको सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, 10 का पावर -4 10 का पावर -4 कट जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा, यानी यहाँ बचा क्या, सिर्फ log 3, और यहाँ क्या बच गया, EA डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू 0.0821, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, LCM लेंगे तो ऊपर में हो जाएगा 320, इधर हो जाएगा 300, LCM लिए हैं 300 इंटू 320, इसको सॉल्व करेंगे, ये यहाँ चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहाँ चला गया, ये दोनों इंटू हो गया। log 3 का वैल्यू क्या होता है 0.4771, तो 47 ले लीजिए। अब एक ही बार में सॉल्व कर दीजिए ना। अब बताइए यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये जितना चीज़ डिवाइड में है इंटू में चला जाएगा, इसका वैल्यू पुट किए हैं, log 3 का वैल्यू 0.47 क्वेश्चन में दिया हुआ है, 2.3 यहाँ चला गया, 0.0821 यहाँ चला गया, इंटू 300 इंटू 320, जितना भी चीज़ डिनोमिनेटर में था सब न्यूमरेटर में चला गया, और ऊपर में क्या बचेगा 20, 320 में से 300 घटेगा तो 20 ही तो बचेगा, इक्वल्स टू EA। इसको सॉल्व कर देंगे तो इतना एक्टिवेशन एनर्जी निकल कर आ जाएगा किलो जूल, और ये क्या हो जाएगा आंसर। नहीं, इसके पहले वाले का स्क्रीनशॉट अगर नहीं लिए होंगे तो पहले इसका ले लीजिए, इस पार्ट का फर्स्ट पोर्शन है, और जब इसका हो गया हो तो अब आगे इसका लीजिएगा, ले लीजिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट ले लिए ना इसका सेकंड पार्ट का, ओके। चलो नेक्स्ट क्या कहता है, आइडेंटिफाई द ऑर्डर। देखो भैया ये तो सेकंड ऑर्डर है, सबको पता है ना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स A to B, क्या कहता है, द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स A to B फॉलो सेकंड ऑर्डर। कहता है एक रिएक्शन है जो A से B हो रहा है, सेकेंड पार्ट बता रहे हैं, सेकेंड पार्ट, इसका तो यूनिट याद रखना है, 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सब पता है। द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स A to B फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ओके। यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट इक्वल्स टू K A का पावर 2, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स बोला है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स बोला है, इसलिए A का पावर 2 लिखे हैं। अब क्या कहता है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ A इंक्रीज टू 3 टाइम्स, यानी जो A है उसका कंसंट्रेशन को A से बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 3A कर दिया जाए, तो नया रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सो पूछ रहा है। हाउ विल द रेट अफेक्ट, तो न्यू रेट, क्वेश्चन से कंफ्यूज मत हो, फॉर्मेशन ऑफ बी ने नया रेट पूछ रहा है, जितना तेजी से ये टूटेगा उतना तेजी से बी बनेगा, तो बी के बनने से परेशान मत हो, न्यू रेट निकालने बोला है, तो के को के रहने दीजिए और ए के जगह पे 3A कर दीजिए,
और इसका पावर 2 कर दीजिए, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 3 का आप लोग 6 कर देते हैं, 3 का स्क्वायर करना है, स्क्वायर इंटू नहीं करना है, तो 9 के ए का पावर 2, दैट इज 9 टाइम्स इंक्रीजेज, 9 टाइम्स फास्टर या 9 टाइम्स इंक्रीजेज, यानी ए के मुकाबले बी का 9 गुना, अगर कंसंट्रेशन 3 गुना बढ़ा देंगे ए का तो बी के बनने का स्पीड 9 गुना बढ़ जाएगा, 9 टाइम्स एनहांस कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर। तीसरा क्या है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये तो बच्चा बच्चा जानता है, आर नॉट माइनस आर डिराइव भी करके बताया गया है, डिवाइडेड बाई टी, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है, बस खाली इतना ही लिखना है। रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं जीरो ऑर्डर का, तो आर नॉट यानी इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस आर फाइनल कंसंट्रेशन, और इनिशियल से फाइनल होने में लगा हुआ समय, ये टी का मतलब है टाइम, आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन, आर फाइनल कंसंट्रेशन, के रेट कांस्टेंट। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, ये तो पैसेज ही आप लोग से हो जाएगा, छोटा सा बात है। हाँ, ये क्वेश्चन मेरे बताने लायक है, इसको मैं बताना चाहूंगा। यहां पे क्या क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंडक्टिविटी ऑफ, ये कंसंट्रेशन दिया हुआ है, ये कंडक्टिविटी नहीं दिया हुआ है, कंडक्टिविटी इज, यहां पे कंडक्टिविटी दिया हुआ है, और कंडक्टिविटी को कप्पा, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, कंसंट्रेशन दिया हुआ है, तो कंसंट्रेशन दिया है, इसका मतलब सी दिया है, यानी मोलैरिटी दिया है, कितना दिया है 2 × 10⁻³ यूनिट से पकड़ रहे हैं, कैपिटल एम मतलब मोलैरिटी, वो कंसंट्रेशन दिया है। मिथेनोइक एसिड, ये क्या होता है सर, HCOOH को मिथेनोइक एसिड कहा जाता है, और उसका कंडक्टिविटी दिया हुआ है, कंडक्टिविटी का मतलब कप्पा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कप्पा का वैल्यू दिया हुआ है, कप्पा, इसको हम लोग कप्पा पढ़ते हैं, कप्पा, KAPPA कप्पा, है ना, और ये जो इसकी वैल्यू दी हुई है 8 × 10⁻⁻5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स कंडक्टिविटी दी हुई है। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी, तो इसके आधार पर मोलर तो एकदम बच्चा वाला सवाल हो गया जी, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी, आप लोग सब बनाए होंगे इस क्वेश्चन को। मोलर कंडक्टिविटी निकालने का फॉर्मूला बताया गया है, कप्पा × 1000/c, कप्पा दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, कप्पा कितना दिया हुआ है 8 × 10⁻⁻5, 1000 को 10⁻³ लिख सकते हैं, 1000 को कप्पा का वैल्यू पुट कर दिए, और कंसंट्रेशन दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻3, 2 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 × 10⁻⁻5 +3, और -3 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा +3, 3 3 6 में से 5 गया 1, 4 × 10 यानी कितना हो जाएगा 40 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये लैम्डा m निकल करके आ गया। और क्या निकालने बोला है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सेकेंड पार्ट में क्या निकालने बोला है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने बोला गया है। तो भैया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो बच्चा बच्चा निकालने जानता है, अल्फा जिसको कहते हैं, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कभी भी निकालना आना ही आना है एग्जाम में, ये सब क्वेश्चन नहीं, सब नहीं आएगा तो क्या आएगा, λm/λm0, λm का मतलब होता है मोलर कंडक्टिविटी, और λm0 का मतलब क्या होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो बताइए λm का वैल्यू क्या पुट है दिया हुआ है, आप निकाले हैं यहाँ पर कितना 40 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, है ना, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितना दिया हुआ है 404 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, दोनों का यूनिट सेम होता है, मोलर कंडक्टिविटी का भी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का भी सेम होता है, तो ये साइमन सेंट यूनिट कट जाएगा, तो ऊपर में बच गया 40 और नीचे में हो गया 404। अगर नीचे 400 रहता तो 10 बार पढ़ना पड़ता, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0.09, ये 0.01 नहीं होगा, 0.1 नहीं होगा, 0.09, 1/10 नहीं हो रहा है ना, इसलिए 0.099 लिख सकते हैं, और इसका कोई यूनिट नहीं होगा और ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, ये सब क्लास में कराया वो क्वेश्चन है यार, बच्चा वाला बात है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, ओह गुड, ये बढ़िया सवाल है भाई, ये अच्छा सवाल हो सकता है, ये भी इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में एकदम रहना ही रहना है सर, वही क्वेश्चन लिए हैं जो एकदम इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पर आधारित सवाल है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी, तो आपको पता होना चाहिए ΔG0 निकालने का फॉर्मूला -NF E0 सेल,
ई नॉट सेल, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। अब एन का मतलब क्या है, कितना इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, तो एन आई से क्या हो रहा है, एन आई टू प्लस, कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया, 2, 2 Ag प्लस से क्या हो रहा है, Ag, कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया, 2, तो एन का वैल्यू क्या हो गया, 2, एन का वैल्यू क्या हो गया, 2, कहाँ से आया, फ्रॉम गिवन इक्वेशन, फॉर गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन दिया है उसके आधार पर एन का वैल्यू निकल के आया। इक्वेशन कहाँ है, तो ये जो इक्वेशन दिया है इससे पता चला एन का वैल्यू, कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, कितने इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है। और क्या कहता है बताओ, फैराडे कांस्टेंट तो यार सब जानता है, फैराडेज कांस्टेंट, और फैराडेज कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है प्यारे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है, 96500, मोटा मोटी ले लो अप्रॉक्स में, वैसे तो 96485 होता है, लेकिन आप इतना ले लो, आसान करो कैलकुलेशन को, कूलम्ब पर मोल। और ई नॉट सेल बेटा नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो ई नॉट सेल नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, या इसको आप लिख सकते हैं ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, है ना। और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, पता होना चाहिए, लोन लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव, तो जिसमें ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा होगा वो एनोड पे जाएगा। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, एन आई से एन आई टू प्लस, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसको क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है इसका मतलब उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो निकल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि निकल Na2 प्लस बन रहा है, निकल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो बाद में निकल आएगा, यहाँ पे सिल्वर आ जाएगा, यानी ई नॉट क्या हो जाएगा, Ag प्लस Ag माइनस ई नॉट Ni2 प्लस Ni, दोनों का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में। अच्छा ये टाइपिंग एरर है, यहाँ पर जो है ना ई नॉट Ni2 प्लस Ni का वैल्यू है ये, और ये वाला जो वैल्यू आप देख रहे हैं ये ई नॉट Ag प्लस Ag का वैल्यू दिया हुआ है, ये वाला, तो दोनों का वैल्यू आपको दिया हुआ है, दोनों का वैल्यू पुट कर दीजिए तो ई नॉट सेल निकल के आ जाएगा। तो ई नॉट सेल इक्वल्स टू, पहले लेना है सिल्वर वाला, तो सिल्वर वाला क्या है 0.80 माइनस, फिर कौन सा लेना है निकल वाला, तो निकल वाला है माइनस 0.25, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगा 1.05 वोल्ट, और ये क्या निकल जाएगा बताओ, ई नॉट सेल निकल गया। आधा घंटा में पेपर बना गर्दा उड़ा देना है जी, सब छोटे छोटा इतना रद्दी पेपर, ये सब कुछ जान रहता है जी, जैक CBSE सब बोर्ड में। अब बोर्डे में आप परेशान है तो आप मेंस एडवांस IIT नीट क्या करेंगे प्यारे बताइए। चलिए ई नॉट सेल, सब लैक ऑफ प्रैक्टिस है, कोई बात नहीं, घबराइए मत, एग्जाम अभी है समय, 2 महीना, 2 महीने में एकदम तूफान बन जाइएगा आप लोग, बस खाली जुड़े रहिए। चलिए देखिए आगे, अब डेल्टा G नॉट का फॉर्मूला लगा दीजिए, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, एन का वैल्यू पता है, एफ का पता है, ई नॉट सेल पता है, सब पुट करिए आंसर आ जाएगा। बताइए एन का वैल्यू दे दिया, ये एफ का वैल्यू, ये ई नॉट सेल का वैल्यू, ये तीनों पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा। और गिब्स एनर्जी है, एक तरह का एनर्जी है, इसलिए आंसर क्या चीज़ में आएगा, फैराडे कांस्टेंट आप क्या चीज़ में पुट किए हैं, कूलम्ब पर मोल। ई नॉट सेल यानी ये क्या चीज़ में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा, इसको आप 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा तो किलो जूल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आंसर। और कुछ निकालने बोला है नहीं, इतना ही निकालने बोला है इस क्वेश्चन में। देख लीजिए आप अगर ऐसा बनाए हैं तो ठीक है, नहीं बनाए हैं तो आपका गलत हो गया बच्चों। चले नेक्स्ट। अच्छा यही क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है यार, मोलैलिटी निकालना, बस तुमको यहाँ दिक्कत हो सकता है, डेसीलीटर, कभी भी डेसी लिखा रहे तो डेसी मतलब होता है 10 का पावर -1, डेसी का मतलब क्या होता है, तो बोला है 1 डेसीलीटर, क्या बोला गया है 1 डेसीलीटर बोला गया है प्यारे, इसका मतलब हुआ 0.1 लीटर। 1 डेसीलीटर का मतलब कितना, 10 का पावर -1 यानी 0.1 लीटर, ये बोला गया है। तो डेसीलीटर का मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डेसीलीटर में दिया है मतलब 0.1 लीटर दिया हुआ है। अब आप मोलैलिटी सब निकाल सकते हैं, डेंसिटी दिया है, ये क्वेश्चन बन जाएगा आपसे अब, ठीक है। बनाइए, जुड़े रहिए, साइकिल 1 के बाद अब साइकिल 2 में मुलाकात होगी, फिर साइकिल 3 में एक बार फिजिकल हुआ, एक बार ऑर्गेनिक होगा, एक बार इनऑर्गेनिक होगा, उसके बाद 2 फुल टेस्ट होंगे आपके, ठीक है। आई होप धीरे धीरे हम लोग एग्जाम में बहुत बढ़िया करेंगे, विश्वास रखिए, खुद पे नहीं तो मेरे पे रखिए, बढ़िया होगा एग्जाम।
ओके, थैंक यू, गुड लक।